नमः शिवाय, ओम शिवाय। हेलो 1 2 3 माइक चेक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओए ओए बम बोले बम बोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। ओए बम बोले बम बम बम। लाइक ठोक दो सारे बच्चे। हेलो भाई साहब, ओए वहां पे एक लाइक का बटन होगा, लाइक ठोक दो, सारे स्टेटस पे लगा दो, इंस्टाग्राम पे लगा दो, हर ग्रुप में शेयर कर दो इसको। ओए बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बम बम। दो बार लाइक नहीं करना, एक बार कर रहे हैं, दो बार में लाइक खत्म हो जाता है नालायक। कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, कभी बोले कभी शंभू कभी बाल भंडारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी महादेव, कभी शंभू कभी भोले भंडारी, नाम बेअंत तोरे जग बलिहारी, शिव का नाम सुबह शाम लो, शिव का सुबह शाम हो, जपते रहो जब तक दम में है दम। हेलो 1 2 3 माइक चेक। हेलो 1 2 3 माइक चेक। सारे बच्चे बड़े से लाइक ठोक दो भाई। जिसने लाइक नहीं ठोका ना बेटे पाप लगेगा, तुम्हें ध्यान रखना। और सारे बच्चे अपने वहां पे खड़े होकर डांस करेंगे मस्ती में, झूम जाओ सारे बच्चे, कोई बात नहीं, जिंदगी एक बार है भाई, डांस किया करो। यो मस्ती के साथ पढ़ेंगे। दक्ष प्रजापति जब हंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, दक्ष प्रजापति जब हंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, माफी मांगी होश में आयो, तप रेखा जब शीश लगायो, शीश लगायो। भोले बाबा भय प्रसन्न, बम बोले बम बम, बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बम। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। यो यो वीजियो 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 वीजियो। राम राम भाई, राम राम सारे ने। तारी कदानंद आनंद वाद उदारी, कालुवारी कलानंद आनंद वाद उदारी। अरे लाइक कर दो रे, क्या हो गया भाई तन्ने? लाइक नहीं कर सकते कि दर्द होने लग रहे हाथ भाई? एक बात बता, लाइक करने में हाथ दुखे के तो क्यों नहीं करता लाइक मेरे बच्चे?
क्यों नहीं करता मेरे बच्चे? लाइक कर दिया कर भाई। देख यार, तेरे लाइक और तेरे कमेंट थे, तेरे भाई ने मोटिवेशन मिला भाई। मेरा एक ही मोटिवेशन है, तारे लाइक और तारा कमेंट, और तारा यहां पे लाइव आके बैठ जाना, मेरी बातों को सुनना, ये मेरा मोटिवेशन है भाई। सुबह मेरा बहुत गला खराब था, अभी भी फुल टूश मेरा गला खराब है, बट मेरा मन नहीं कर रहा था क्लास ऑफ करने का, ठीक है ना, तो इसलिए मैं आ गया हूं। मैं धीरे बोलूंगा, मैं ज्यादा चिल्लाऊंगा नहीं, तो बट आपको समझना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं। आई होप आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही होगी, आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, वीजीओ वीजीओ बिल्कुल जी, वीजीओ वीजीओ बिल्कुल वीजीओ जी। और थैंक यू सो मच। आप बहुत सारे बच्चों ने आज सुबह क्लास देखी है, बट मैं आपको बता दूं जो हमारी सुबह क्लास हुई है वो एक दिन की कहानी नहीं है, ठीक है ना, वो लंबा चलने वाला प्रोसेस है। तो कल सुबह देखता हूं कि कितने बच्चों के अंदर जोश है दोबारा से उस चैप्टर को समझने का, ठीक है ना। और मैं आपसे बस वादा इतना सा कर सकता हूं कि अगर आप डेली मेरे साथ नोट्स बनाओगे और मेरे साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करोगे, उन चैप्टर में से क्वेश्चन कहीं से बन जाए, मैं बस इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि मेरी फैमिली का बच्चा वो क्वेश्चन गलत नहीं करके आएगा। तुम्हें एक एक वर्ड की इंटरप्रिटेशन दे दूंगा, तुम्हें लो पढ़ना सिखा दूंगा, तुम्हारे को इनकम टैक्स से प्यार करवा दूंगा, थोड़े से लेक्चर के अंदर ही तुम दीवाने हो जाओगे इनकम टैक्स में, ठीक है। और बाकी त्रिशूल बैच के अंदर तो इनकम टैक्स की रिवीजन हमारी होनी है, बहुत बढ़िया तरीके से हम वहां पर भी रिवाइज करेंगे। तो जो बच्चे अभी अटेंड नहीं कर पा रहे वो त्रिशूल बैच की वेट करें, बट मैं चाहूंगा अगर आप ये अटेंड कर सकते हो, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है, बट अगर सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओगे तो ये लगा लो सोने पे सुहागा वाली बात है, ठीक है। और कई बच्चे कह रहे हैं सर क्लास आपने प्राइवेट कर दी। भाई मेरे वो रेगुलर बैच है, मेरे घर में छोटी छोटी बीवी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं वो पब्लिक नहीं कर सकता। बट अगर आप डेली बेस पे इतने बच्चे लाइव आओगे तो कुछ क्लासेस जो मेरे को लगेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं मैं वो पब्लिक कर दूंगा, इतना आपके भाई का वादा है, मैं इतना कर सकता हूं जी। मैं आज वाली क्लास भी पब्लिक कर दूंगा। अब ये डिपेंड करता है कल तुम कितने बच्चे आते हो। अब अगर कल सारे बच्चों के अंदर सेम जोश है, सेम बच्चे कल लाइव आके बैठ जाते हैं, तो मैं आज वाली क्लास, मैं वादा कर रहा हूं कल वाली क्लास खत्म होने के बाद पब्लिक कर दूंगा, ये आपके भाई का वादा है जी। पर वो तुम्हारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, तुम्हारे अंदर एक जोश होना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। और डेली वाली क्लास मैं 1 बजे तक पब्लिक रखा करूंगा, 1 बजे के बाद मैं प्राइवेट कर दूंगा, तो आपके पास 1 बजे का टाइम होगा, 1 o'clock तक आप उस क्लास को देख सकते हैं। 1 o'clock के बाद वो क्लास आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगी। फिर बार बार मैसेज मत करना, सुबह के कम से कम 100 मैसेज आ चुके हैं सर पब्लिक कर दो, तो मैं बस यही कह सकता हूं फिर आप त्रिशूल बैच की वेट करो, त्रिशूल बैच में रिवीजन होगी। अगर ये वाली आपको पब्लिक चाहिए तो कल आपको सुबह लाइव आना पड़ेगा, तब आज वाली क्लास पब्लिक करूंगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो जी आ जाओ मेरे बच्चों, फटाफट से आ जाओ जी। नहीं 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 अखिल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपने पहले क्लास लिया हुआ है जी। चलो आ जाओ एक बार फटाफट से आ जाओ जी। अब हम फाइनली अपनी क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आपको मेरी आवाज थोड़ी सी लो लग रही होगी, मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी की कमी है, मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है। आज सुबह मेरा गला बिल्कुल ही बैठ गया था, मतलब मेरा गले से आवाज ही गायब हो गई थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा गर्म वर्म पानी पिया, गरारे किए, मेडिसिन ली, तो थोड़ी सी आवाज मेरी वापस आई है, तो इसलिए मैं क्लास लेने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। चलो आ जाओ जी, एक बार फटाफट से ऐसा करते हैं, अभी तक जो हमने कल वाली क्लास में किया उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जी, ठीक है। उसके बाद फिर आज वाली क्लास में फाइनली हमें सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट करना है, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। तो आज हम जीएसटी का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से कंफर्म 5 से 10 नंबर तक के बड़े बड़े क्वेश्चन और एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो इस चैप्टर को लाइटली मत लेना। बट इस चैप्टर से पहले कुछ बातें हमारी पेंडिंग थी लास्ट क्लास में, कल वाला जो क्लास थी उसके अंदर, पहले एक बार फटाफट से वो गो थ्रू कर लेते हैं, फिर हम सप्लाई के चैप्टर के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से इधर देखो ध्यान से। अब लास्ट क्लास में हमने गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन को देखना स्टार्ट किया था। एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में मेरे को बता दें गुड्स की डेफिनेशन जो हमने समझी थी, तो बताओ गुड्स की डेफिनेशन किस सेक्शन के अंदर थी जी। तो गुड्स को हमने डिफाइन किया था सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 52 में गुड्स की बातें होती थी, और सेक्शन 102 में सर्विस की बातें होती थी। अब अगर गुड्स की डेफिनेशन की बात करूंगा या सर्विस की बात करूंगा, तो दोनों की डेफिनेशन जो थी वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन थी, वो इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं थी। फिर याद करो गुड्स की डेफिनेशन में क्या लिखा था, तो गुड्स की डेफिनेशन में लिखा था एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी जो होगी वो गुड्स वाली कैटेगरी में कवर होगी,
और मूवेबल के अंदर मैंने दो बातें बताई थी। पहली बात, मूव एज सच होना चाहिए, और सेकंड बात, मार्केटेबल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो गुड्स वाली कैटेगरी में कवर करना, नहीं तो गुड्स वाली कैटेगरी में कवर नहीं करना। फिर हम गुड्स में क्या बाहर निकाल देंगे, मनी और सिक्योरिटी को बाहर निकाल देंगे। मतलब मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स है और ना ही सर्विस है, इन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। फिर हमने कहा था कि गुड्स में हम इंक्लूड करेंगे एक्शनेबल क्लेम। अब आप में से कल बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है, अभी 5 मिनट के बाद समझा दूंगा एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है। उसके बाद एक्शनेबल क्लेम के अलावा ग्रोइंग क्रॉप हो गया, उसके बाद ग्रास हो गया, ठीक है। अब ग्रोइंग क्रॉप है, ग्रास है, या थिंग्स अटैच विद लैंड, फॉर एग्जांपल ट्रीज हो गया, तो ये सारे के सारे गुड्स में कवर हो जाएंगे। बट कब, अगर आपका एग्रीमेंट हुआ है कि इनको आप सप्लाई के टाइम या उससे पहले अलग कर देंगे, मतलब काट के इनको अलग कर देंगे, तब ये गुड्स वाली कैटेगरी में कवर होंगे। अगर आपने खड़े खड़े पेड़ सेल कर दिए, अगर आपने घास लगा हुआ सेल कर दिया, तो उस केस में गुड्स वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, फिर वो इमूवेबल वाली कैटेगरी में कवर है, फिर मूवेबल वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। फिर बात करो सर्विस की डेफिनेशन की। अब सर्विस की डेफिनेशन में सर्विस मींस एनीथिंग, एनीथिंग से क्या बाहर निकाल दिया, गुड्स, मनी और सिक्योरिटी, इन तीनों को हम सर्विस से बाहर निकाल के चलेंगे। फिर मैंने कहा था कि ऐसी कोई एक्टिविटी जहां पर आप मनी का यूज करोगे, जहां पर भी मनी का यूज करोगे, जहां पर भी सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया जाएगा, उसको हम सर्विस में कवर करेंगे। एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जैसे रुपीस से डॉलर में कन्वर्ट करना, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना। तो जब भी हम मनी को चेंज करते हैं तो कुछ मार्जिन मनी होता है, कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ कमीशन होता है, उस पर कहीं ना कहीं जीएसटी की बात होगी। फिर मैंने कहा था जो स्टॉक ब्रोकर की सर्विस है, जो डीमैट अकाउंट की सर्विस है, उसके बदले में जो भी कमीशन चार्ज की जा रही है, उस कमीशन पे जीएसटी की बात होगी। तो गवर्नमेंट यहां पर यह बात कहना चाहती है, ये हमने सर्विस के डेफिनेशन में कंप्लीट किया था। अब एक पॉइंट बस यहां पे निकल के आ रहा है कि एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं एक्शनेबल क्लेम की बात करता हूं ना, तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है अनसिक्योर डेट, या ऐसा क्लेम जिसके अगेंस्ट में एक्शन तो पॉसिबल है बट वो सिक्योर नहीं है, बट वो अनसिक्योर है। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, देखो एक्शनेबल क्लेम के नाम से क्लियर है, क्लेम का मतलब क्या होता है, दावा। मतलब ऐसा दावा जिसके अगेंस्ट में एक्शन तो पॉसिबल है बट वो दावा जो है, वो डेट जो है, वो सिक्योर नहीं है, वो अनसिक्योर है। तो अनसिक्योर डेट को नॉर्मली हम एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। सर क्या आप हमें एक्शनेबल क्लेम के एग्जांपल दे सकते हैं? यस, बैटिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, लॉटरी हो गया, ऑनलाइन गेम्स हो गया, ये सारी की सारी एक्शनेबल क्लेम है। ये सारी की सारी अनसिक्योर्ड होती है, इनके अगेंस्ट में एक्शन पॉसिबल होता है, तो ये सब एक्शनेबल क्लेम वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगी, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, आपको मैं एक्शनेबल क्लेम का और एग्जांपल देता हूं। आप में से ये बताओ, आप में से कितने बच्चों का लाइफ इंश्योरेंस है? एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में मेरे को लिख के बता दो, कितने बच्चों ने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, या उन्होंने करवा रखा है, या उनके पापा ने उनका करवा रखा है? एक बार मेरे को यहां लिख के बताओ जी। मेरे को एक बार सारे के सारे बच्चे, हेलो भाई साहब, ओए हेलो, ओए इधर, सारे के सारे बच्चे मेरे को लाइव चैट में लिख के दिखाओ कितने बच्चों का लाइफ इंश्योरेंस है, बताना एक बार जी, जल्दी बताओ जी, कितने बच्चों का लाइफ इंश्योरेंस है? तो प्रशांत कह रहे हैं सर मेरा है, गौरव का भी है, रितिका का भी है, श्रुति का भी है, ओके, रुद्र का भी है, राहुल का भी है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है। अच्छा, आप में से काफी सारे बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस भी होगा, और आप में से काफी सारे बच्चों का लाइफ इंश्योरेंस भी होगा। अब एक बात मेरे को बताना, मतलब भगवान ना करे कभी किसी के साथ में ऐसा हो, बट अगर मान लो, देखो लाइफ का भरोसा तो है नहीं, चलो मैं अपने ऊपर एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो तुम्हारे को दिल पे ना लगे कि यार गाबा सर ने कैसे बोल दिया, गाबे की ऐसी की तैसी, गाबा ये गाबा वो, तो तुम बिना बात के बद्दुआ ना दो। तो मैं अपने ऊपर एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो मेरा लाइफ इंश्योरेंस है। अब अगर मान लो मेरा लाइफ इंश्योरेंस है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, मतलब मेरे दिल के तमन्ना है, मैं तो पढ़ाता रहूं पढ़ाता रहूं पढ़ाता रहूं। और मैं तो आज अपने रेगुलर बैच वाले बच्चों को भी कह रहा था कि अगर भगवान से कोई मेरे लिए कभी भी दुआ मांगनी है, तो दुआ में बस ये मांगा करो कि गाबा सर का गला सही रहे, कि गाबा सर को तंदुरुस्ती देना, और कुछ मत मांगा करो। सिर्फ यह मांग लिया करो कि गाबा सर का गला सही रहे, गाबा सर तंदुरुस्त रहे। बिलीव में, अगर मेरे गले में दिक्कत ना हो ना, और मैं तंदुरुस्त रहूं, अगर मैं 24 घंटे बोलोगे 24 घंटे यहां पे खड़ा होकर पढ़ाने को तैयार हूं, इतना पैशन मेरे अंदर है पढ़ाने का, मैं बता रहा हूं जी। 12 घंटे की क्या भाई, 24 घंटे की नींद की तो ऐसे की तैसे, वो दिक्कत सिर्फ गले की है। बोले भगवान ने बस एक मशीनरी बना रखी है। अगर भगवान यहां पे हाथ रख के बोल दे, जैसे भगवान शिव के यहां पर पार्वती जी ने हाथ रखा था कि जो विष है वो यहीं पे रह गया था, अगर भगवान यहां पे हाथ रख के बोल दे तेरा गला सही, तेरे गल में कभी कुछ होगा ही नहीं, तो भाई साहब फिर तुम देखना जुनून एक अलग लेवल पे होगा जी।
बट कभी ऐसा होता नहीं। तो आप दुआओं में बस अगर मांगना है तो बस यही मांगा करो कि भाई तंदुरुस्ती देना, और कोई मांगने की रिक्वायरमेंट नहीं है, भगवान का दिया बहुत कुछ है। तो क्वेश्चन में ये निकल के आ रहा है कि मान लो मेरा अब लाइफ इंश्योरेंस है। अब अगर मान लो मेरा लाइफ इंश्योरेंस है तो हुआ क्या कि कभी ना कभी तो इस दुनिया से जाना पड़ेगा। अब अगर कभी ना कभी इस दुनिया से जाना पड़ेगा तो हम मान लो हम इस दुनिया से चले गए। अब अगर मान लो मैं इस दुनिया से चला गया, मेरा लाइफ इंश्योरेंस था, तो मेरी फैमिली वालों को लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। अब अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वाले मेरी फैमिली को, मान लो मेरा 2 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, तो अगर वो मेरी फैमिली को 2 करोड़ रुपए ना दे तो ऐसा हमने उस कंपनी का क्या गिरवी रखा हुआ है जो उसको बेच के हम रिकवरी कर लेंगे? बताओ। मतलब आपने के पापा या आपने कभी इमेजिन किया कि हम किस तरह से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते जा रहे हैं? मतलब हम हर साल पे करते हैं प्रीमियम, ये सोच के कि हमारे मरने के बाद ये हमारे घर वालों को पैसा देंगे। बट अगर इस कंपनी ने हमारे घर वालों को पैसा नहीं दिया तो हम इनकी कौन सी एसेट बेच देंगे? इनकी कौन सी प्रॉपर्टी हम बेच देंगे? क्या बेच के हम रिकवरी कर लेंगे? बड़ी दिक्कत वाली बात है। ऐसे अगर मान लो हेल्थ इंश्योरेंस है और अगर मान लो 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, मुझे कोई बीमारी हो गई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, कंपनी वाले पैसा देने से मना कर दें, बताओ मैं क्या उखाड़ लूंगा कंपनी वालों का? भाई सिंपल सी बात है, मैं क्या उखाड़ लूंगा कंपनी वालों का? मेरे पास कुछ ऐसा गिरवी तो है नहीं कि बेच के मैं रिकवरी कर लूंगा। तो बच्चा कह रहा है यार बात तो बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, भाई आप ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते, क्या बेच के रिकवरी कर लोगे? अब एक बात मेरे को बताओ, क्या आपको नहीं लग रहा सारा काम ट्रस्ट के बेस पे चल रहा है? तो इसी को हम एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। ये अनसिक्योर है, कोई सिक्योर नहीं है। इन्होंने मुझे कोई अपनी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी हुई। अरे इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी मेरे पास गिरवी नहीं है कि अगर कल मुझे पैसा नहीं देंगे तो मैं बेच के रिकवरी कर लूंगा। तो राइट टू रिसीव इंश्योरेंस इज ऑल्सो ए एक्शनेबल क्लेम। तो दिमाग में क्लैरिटी लेके आना, राइट टू रिसीव एक्शनेबल क्लेम जो है, मैं दोबारा बोलूंगा, राइट टू रिसीव एक्शनेबल क्लेम जो है वो एक तरह का अनसिक्योर डेट है, तो उसको हम एक्शनेबल क्लेम में कवर करेंगे। तो उस पे ऊपर भी गवर्नमेंट ये बात कह रही है हम जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर है। बस ये पर ध्यान दो। इधर पल्लो नालायकों, केजरीवाल का सपोर्टर, बीजेपी का सपोर्टर, बस यही लगे रहना। मैंने कहा तुम्हें मसाला चाहिए, भाई किसी का सपोर्टर नहीं हूं, चुप करके पढ़ लो, तुम्हें पढ़ाने के लिए यहां पे आया हूं। एक तो वहां लड़ने बैठ जाओगे तुम्हारे यार, मैं आम आदमी पार्टी का, तुम सपोर्टर बने रहना, पेपर तुम्हारे आने वाले हैं। इतना दिमाग अगर पढ़ाई पे लगा लोगे ना तो अलग काम हो जाएगा कुछ। आपस में लड़ते मरते रहते हो, कोई सामने टक्कर के आम आदमी पार्टी वाला, इधर बीजेपी वाला, तोड़ दूंगा तेरे को, तोड़ दूंगा तेरे को, मार दूंगा, क्या फायदा उससे? हम मतलब दिमाग में पता नहीं कितनी घृणा, कितने जेलसी लेके घूम रहे हो भाई। इधर देख लो, पढ़ लो ध्यान से नालायकों। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, ऑनलाइन गेम्स, राइट टू रिसीव इंश्योरेंस, ये सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम आते हैं। तो आई थिंक एक्शनेबल क्लेम का मतलब समझ में आ गया। एक बार दोबारा बेटा, एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम का मतलब ऐसी राइट, ऐसा डेट, ऐसा क्लेम जो अनसिक्योर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्शनेबल क्लेम बोलेंगे। हाँ, इसके अगेंस्ट में एक्शन पॉसिबल है बट ये डेट जो होगा वो अनसिक्योर होगा, इसको एक्शनेबल क्लेम वाली कैटेगरी में कवर करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। अब हाँ जी, इधर देखो ध्यान से जी। तो यहाँ पे एक बार चेक करो, तो ये हमने सारी बातें कल हमने पढ़ ली थी जी। उसके बाद मनी का मतलब क्या पढ़ चुके थे। आई होप अपने घर से नोट्स एक बार रिवाइज किए होंगे। इतना मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप डेली बेस पे नोट्स एक बार पढ़ रहे हो जी। तो ये सारे नोट्स यहाँ पर बने हुए हैं, सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, और कल ये वाले सारे एग्जाम्पल्स भी हमने 1 बाय 1 कंप्लीट किए थे। तो मैं अपनी तरफ से ये बात एज्यूम कर रहा हूं और ये बात एश्योरिटी से कह रहा हूं कि आप सबने गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन जो है वो अच्छे ढंग से पढ़ ली होगी। अब इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा जी। अब सुनो ध्यान से, ये सारी की सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना, अब अगला चैप्टर जो हमें स्टार्ट करना है, वो चैप्टर हमें स्टार्ट करना है सप्लाई का। कुछ बच्चे मैं यहां से ब्लॉक करने वाला हूं, वो ये मत कहना कि सर हमें ब्लॉक क्यों किया, पर्सनल मैसेज करके। अगर तुम पढ़ने नहीं आते ना तो यहां पे आया ही मत करो, वैसे डांट खाओगे तुम आज। मतलब तुम्हारे घर वाले यार तुमसे कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं, भाई क्या कर रहे हो तुम? कोई काम धाम नहीं है क्या? मतलब वो पागल बैठे हैं घर में, तुम्हारे घर वाले कोचिंग में
पैसे पे पैसे तुम्हारे फूक रहे हैं। कितनी बार वो कोचिंग के पैसे दे चुके हैं, तुम्हें अभी तक अकल ही नहीं आ रही कि हमें पढ़ना है, कुछ क्लियर करना है उनके लिए यार। हद होगी यार तुम्हारे। इधर देखो ध्यान से। तो अगला पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सप्लाई का जी। आज ना मनी लेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। आपको मैंने कल भी कहा था मनी लेंडिंग जो है वो सर्विस की डेफिनेशन में कवर होती है, बट मनी लेंडिंग का जो इंटरेस्ट है वो हम आगे रख के डिस्कस करेंगे, वो एग्जम्प्ट है। बट क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा। तो ये सारी बातें ना एग्जम्पशन में कवर होंगी। जब हम एग्जम्पशन वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे तो उसके अंदर ये सारी बातें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। बस ये पर ध्यान दो। अब सुनो ध्यान से, अब जो मैं सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, अब एक बार पहले समझो ये सप्लाई का मतलब क्या है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जो हम सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले रीजन समझो कि हम सप्लाई का चैप्टर क्यों स्टार्ट करने जा रहे हैं। याद है आपको मैंने कहा था जीएसटी में ना टोटल मिला के 13 चेक पॉइंट है। सबसे पहला चेक पॉइंट नंबर 1 ये निकल के आता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर होगा या कवर नहीं होगा। हम ये फाइंड आउट कर चुके हैं क्या गुड्स और सर्विस में कवर होगा। अच्छा एक बात मेरे को बताना, मनी और सिक्योरिटी जो है वो गुड्स और सर्विस दोनों की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे। तो अगर मनी और सिक्योरिटी अगर दोनों गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे तो क्या इसके लिए हमें सप्लाई वाला पॉइंट चेक करना पड़ेगा या नहीं चेक करना पड़ेगा? आंसर इज नो, इसके लिए हमें चेक नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये बात तो क्लियर है कि जो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर हो चुके हैं ना, तो उनके लिए हमें सप्लाई वाला पॉइंट चेक नहीं करना। सप्लाई वाला पॉइंट उनके लिए चेक करना है जो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर हो चुके हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो मेरे हाथ में अब ये बोतल है, मेरे हाथ में बोतल है, तो मैंने इस बोतल से पूछा, मैं कहा ए बोतल, हेलो, ओए ओए सुनना, तू बताना तू गुड्स में कवर है या नहीं है। ये बोतल कहती हाँ मैं गुड्स में कवर हूं। मैं कहा तू गुड्स में कवर क्यों है? कहती मैं मूवेबल भी हूं, मैं मार्केटेबल भी हूं, मैं मूव एज सच हो सकती हूं, तो मैं गुड्स वाली कैटेगरी में कवर हूं। अब इसने बोला कि मैं गुड्स वाली कैटेगरी में कवर हूं, तो क्वेश्चन अब क्या निकल के आ रहा है कि इस पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। तो अब ये बोतल कह रही है मेरे बोतल होने पर जीएसटी नहीं है, मेरे गुड्स होने पर जीएसटी नहीं है। जब तक मेरे में कोई हलचल पैदा नहीं होगी, जब तक मुझ में कोई हरकत पैदा नहीं होगी ना, तो इस बोतल पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, जब तक इस बोतल में सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा हम जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन बस अब ये निकल के आ रहा है कि सप्लाई में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो अगर मान लो कोई भी आइटम गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर हो जाती है तो गलती से अपने मुंह से मत निकाल देना उस पर जीएसटी लगेगा। आप ये बोलना भाई अगर गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर है तो सेकंड कंडीशन हमें चेक करनी है कि क्या वो सप्लाई की डेफिनेशन में भी कवर है या नहीं है। अब एक बच्चा ये बात कहता है सर सप्लाई की डेफिनेशन में क्या कवर होगा और क्या कवर नहीं होगा वो कैसे पता लगेगा? उसके लिए पूरे के पूरे जीएसटी में 5 प्रोविजन हमें डिस्कस करने हैं। अगर ये 5 प्रोविजन हम अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो सप्लाई का चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। अब ये 5 प्रोविजन कौन कौन से हैं? तो सप्लाई के बारे में एक तो सेक्शन नंबर 7 है जो हमें रिवाइज करना है, एक हमारा सेक्शन नंबर 8 है, एक हमारा शेड्यूल नंबर 1 है, एक हमारा शेड्यूल नंबर 2 है और एक हमारा शेड्यूल नंबर 3 है। ये 5 प्रोविजन हमारे यहां पे निकल के आते हैं जो हमें सप्लाई के अंदर डिस्कस करने हैं। बस ये पर ध्यान दो। अब सबसे पहला हमारा सेक्शन नंबर 7 यहां पे निकल के आता है, दैट इज स्कोप ऑफ सप्लाई। मतलब स्कोप ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? एक बात मेरे को बताओ, मैं आपके सामने सुबह भी मैंने बैच लिया, फिर दिन में मेरा पूरा दिन बैचेस चले, फिर शाम को बैच ले रहा हूं, तो जो मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूं क्या ये एक्टिविटी सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर होगी या नहीं होगी? मैं अब यहां पे जो त्रिशूल बैच की क्लास देने के लिए आ रहा हूं, तुम मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो, एक बच्चा जो है अपने मोबाइल में लगा हुआ है, यहां क्लास चल रही, मोबाइल में लगा है, मम्मी को बाहर लग रहा है बेटा पढ़ रहा है, बेटा भाई साहब वो कहते हैं ना एक कहावत ध्यान आ गई कि बाप बेटे को जान कहे जा रहा है और बेटा किसी और को जान जान कहे जा रहा है। बाप को समझ नहीं आ रहा बेटा मेरी जान है, बेटे पे उम्मीद लगा के बैठा है, बेटा कहता है बाप की ऐसे की तैसी मेरी जान तो ये है, मैं इस पे उम्मीद लगा के बैठा हूं। तो कई बार बातें ऐसी भी होती हैं। तो उस मोबाइल को एक बार रख दो साइड में, इधर देख लो ध्यान से। अगर 1 घंटा यहां पर आए हो तो एक बार मेरे को सारे बच्चे बताना, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है कि अब मैं जो आपके सामने एक्टिविटी कर रहा हूं तो क्या ये एक्टिविटी सप्लाई में कवर होगी या नहीं होगी? आप सब बच्चों ने बोला यस, आप सब बच्चे नालायक हो। अरे एक बात मेरे को बताओ, फिर मेरे से डांट खाने वाली बात कर रहे हो। मैं सोच रहा हूं कि ना डांटू ना डांटू ना डांटू, आपने मुझे कोई कंसीडरेशन दिया क्या? नहीं, आपने मुझे कोई कंसीडरेशन दिया क्या? अब मैं यहाँ पे जो क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एक बच्चा कहता सर गाबा सर कैसी बात कर दी, ओए ओ गाबे ओए कैसी बात कर दी? कंसीडरेशन की डेफिनेशन में क्या लिखा होता है? कंसीडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न। मैं कहा बात तो सही है सर, समथिंग इन रिटर्न तो है, आप हमें क्लास दे रहे हैं, हम बदले में लाइक ठोकते हैं।
हम बदले में कमेंट करते हैं। कहां सारे बच्चे लाइक करते हैं भाई? आज अगर मान लो फॉर एग्जांपल 1200 बच्चा 1200 बच्चा इस टाइम लाइव बैठा है, तो 1200 बच्चों के बाद भी बहुत सारे बच्चे इसको रिकॉर्डेड देखेंगे, क्या इतने कमेंट होते हैं? मुझे क्या पता कौन सा बच्चा लाइक कर रहा है, आधे बच्चे इसको वीडियो को डिसलाइक भी करते होंगे। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि कंसीडरेशन जो है ना वो एग्जिस्ट होना चाहिए जब आप काम कर रहे हो। सर मुझे नहीं पता आप में से कितने सारे बच्चे लाइव करेंगे, मुझे नहीं पता आप में से कितने सारे बच्चे कमेंट करेंगे, तो अगर मुझे पता ही नहीं है कंसीडरेशन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सॉरी सर ये काम सप्लाई में कवर नहीं होगा। और अगर ऐसे काम सप्लाई में कवर हो जाता ना साहब, मैं तो बर्बाद नहीं हो जाता। चलो मैं तो एक बहुत छोटा सा टीचर हूं, जो मार्केट में भाई साहब एक से एक धुरंधर बैठे हैं। कईयों की आप देखो, बड़े बड़े जो लोग आते हैं लाइव आते हैं भाई साहब, उनको देख लो यार, क्या नाम है वो यार, वो मैं नाम भूल गया उनका, रोनाल्डो भाई साहब, क्या मैं तो हैरान हूं यार ऐसे भाई साहब, क्या यार सैल्यूट है उन लोगों को यार। मतलब एक दिन में यूट्यूब के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ मारे। अब सोचना, अगर मान लो ऐसे भाई साहब लाइव व्यूअर्स के बेस पे अगर जीएसटी लगने लग गया, अगर एक काम सप्लाई हो गया, फिर तो हर इंसान मारा जाएगा। तो गवर्नमेंट ने सिंपल सी बात बोली, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ये काम जो है सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर नहीं होता, इस पे जीएसटी नहीं लगता। हां, जिन बच्चों ने रेगुलर बैच ली है, जिन बच्चों ने मुझे फीस पे की है, तो उस पे जीएसटी की बातें हो सकती हैं, क्योंकि जब उन्होंने मेरा बैच लिया था उनको पता था मैं पैसे चार्ज करूंगा, उस पे जीएसटी की बातें हो सकती हैं। पर अगर मैं त्रिशूल बैच की बात करूंगा, तो त्रिशूल बैच की सिंगल क्लास भी मेरी सप्लाई में कवर नहीं होगी। इस बैच पे कहीं पर भी जीएसटी की बात नहीं है, क्योंकि मैंने कंसीडरेशन आपसे नहीं लिया, और अगर लिया ही नहीं है तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे ये सप्लाई से बाहर है। तो यही हमें डिस्कस करने हैं कि जो मैं काम कर रहा हूं, जो बाहर दुनिया मारामारी कर रही है, जो दुनिया दबादब काम कर रही है, उनके कामों को सप्लाई में कवर करना नहीं करना। एक बच्चा कहता है साहब मेरे पापा शाम को ना 9 बजे आते हैं, मेरे पापा शाम को 9 बजे आते हैं, पूरा दिन दुकान पे काम करके आते हैं, हमारी करियाने की दुकान है, हमारी करियाने की दुकान है, कभी पापा चीनी बेच रहे हैं, कभी पापा दूध बेच रहे हैं, कभी दही बेच रहे हैं, कभी दालें बेच रहे हैं, तो क्या ये उनका काम करना सप्लाई बनेगा? एक बच्चा कहता है सर मेरे फादर की एसी की दुकान है, मेरे फादर एसी सेल करते हैं, क्या एसी सेल करना दुकान सप्लाई बनेगा? सर मेरे फादर जो हैं, मेरे फादर गरीब बच्चों की सहायता करते हैं, वो खाना लगवाते हैं उनके लिए, वो स्कूल में गरीब बच्चों को डोनेशन भी देते हैं कई बार, तो क्या वो काम सप्लाई बनेगा? तो वो सारी की सारी बातें सेक्शन 7 तुम्हें बताएगा कि जो भी लोग प्रैक्टिकल लाइफ में एक्टिविटी कर रहे हैं या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या वो सप्लाई में कवर होगी नहीं होगी, वो सारी बातें सेक्शन नंबर 7 की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो तुम प्रैक्टिकल लाइफ में दुनिया में आज देख रहे हो, जितने लोग भी काम कर रहे हैं, उनके कामों को सप्लाई में कवर करने हैं या नहीं करना, सब तुम्हें सेक्शन 7 बता देगा, बस ये पर ध्यान दो जी। उसके बाद फिर हम एक सेक्शन डिस्कस करना है, दैट इज सेक्शन नंबर 8, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। अब बच्चा ये बात कहता है यार गाबे के बच्चे एक बात बता, चलो ये तो समझ में आ गया सेक्शन 7 सप्लाई का, अब अगर सेक्शन 7 सप्लाई का है तो सेक्शन 8 में कौन सी बात है भाई? अब तूने ये बोला कि 5 प्रोविजन पढ़ने हैं सप्लाई के लिए, तो 5 प्रोविजन पढ़ने क्यों हैं भाई? एक सेक्शन में ही सप्लाई के बारे में क्यों नहीं लिखा? क्यों सेक्शन 8 है, क्यों शेड्यूल 1 है, क्यों शेड्यूल 2 है, क्यों शेड्यूल 3 है? हर एक सेक्शन का, हर एक शेड्यूल का अपना अपना रीजन है। एक बार सेक्शन 8 की हेडिंग ध्यान से पढ़ना, क्या लिखी है? टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। अब कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जहां पर दो सप्लाई का कॉम्बिनेशन तुम्हें बना के दिया जा रहा है, उस केस में क्या होगा? झूठ मत बोलना। हेलो भाई साहब, ओए ओए हेलो ओए, इधर झूठ मत बोलना, कसम लगे तुम्हें माता रानी की। आप में से बता दो, आप में से कौन कौन सा बच्चा आज तक कभी ना कभी डोमिनोज, पिज्जा हट, मैकडी या हल्दीराम या इन सब जगह पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी गया है? एक बार मुझे बताना जी। एक बार लाइव के सारे बच्चे मेरे को बता दो, जितने बच्चे इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं, जितने के बच्चे मेरे सामने बैठे सारे बताओ, आप में से कोई ना कोई पक्का कहीं ना कहीं पक्का जरूर गया होगा जी, कहीं ना कहीं पक्का। मैं उम्मीद करता हूं आप में से कोई ना कोई बच्चा जरूर गया होगा हल्दीराम, डोमिनोज, मैकडी, पिज्जा। बच्चा कह रहा है सर कैसी बेकार की बात कर दी यार गाबे, यार हमारे पास तो पैसे नहीं, हम जिंदगी में ही काट लें यार, पैसों की दिक्कत आ रही है। एक बार हम चाहते हैं पैसे आ जाएं, बस आएंगे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है साहब, ऐसे नहीं पैसे आते। जिस काम में तुम लगे पड़े हो वही काम तुम्हें पैसे दिलवाएगा, तो ये तुम बिल्कुल सही जगह पे लगे पड़े हो जी, ठीक है। अब एक बात मेरे को बताना, आप में से हल्दीराम, डोमिनोज, मैकडी, पिज्जा हट जब भी आप जाते हो तो वहां पे कई बार आप चेक नहीं करते, वहां कॉम्बो ऑफर होते हैं जी,
वहां पे कई बार मैंने चेक किया, वहां पे कॉम्बो ऑफर होते हैं, कॉम्बो ऑफर। तो वहां पे होता क्या है, एक पिज्जा हो गया, गार्लिक ब्रेड हो गया, साथ में कोल्ड ड्रिंक होगी, इसका कॉम्बो जो है फॉर एग्जांपल इतने रुपए का। आप मान लो मैकडी में गए, उसमें एक बर्गर है, एक फ्रेंच फ्राइज है और एक कोल्ड ड्रिंक है, उसका कॉम्बो मिल रहा है। आप केएफसी में गए, केएफसी के अंदर भी कॉम्बो है। अब मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है, अगर 3-4 आइटम्स का जो तुम्हें कॉम्बो मिल रहा है, क्या उसके लिए तुमसे अलग अलग पैसे चार्ज किए जा रहे हैं या सिंगल पैसे चार्ज किए जा रहे हैं? बस मैं ये जानना चाह रहा हूं। मेरे को सारे के सारे बच्चे बस ये बता दो, क्या तुमसे अलग अलग पैसे चार्ज हो रहे हैं या सिंगल पैसे चार्ज हो रहे हैं? कम ऑन यार, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। सीमा मुझे आंसर दो। हेलो भाई साहब, हाँ भूख, अभी अभी टेंशन मतलब तुम्हारे घर में पेटीएम करवा रहा हूं। इधर देखो ध्यान से नालायकों, भूख लग रही है। क्वेश्चन मेरा ये निकल के आ रहा है, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या वो अलग अलग पैसे चार्ज कर रहे हैं, सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हैं? सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हैं। अब अगर सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो तुमने कभी सोचा उस पर रेट कौन सा लगेगा? क्योंकि पिज्जा पे रेट अलग है, गार्लिक ब्रेड पे अलग है, कोल्ड ड्रिंक पे अलग है। तुम्हारे दिमाग में कभी ये विचार आए तो बात बने ना। तुम्हारे दिमाग में उधर से पिज्जा आ रहा होता है, तुम्हारी जीभ बाहर निकलती है, बस तुम्हारा मन कर रहा था पिज्जा खा लूं। कई लोग तो भाई साहब मैंने देखा है, मैं हैरान होता हूं, पिज्जा का जो गत्ता होता है ना, गत्ता भी नहीं छोड़ते। गत्ता भी पूरा नया करके डोमिनोज वालों को देते हैं, डोमिनोज वालों को बोलते हैं ले इसको दोबारा से दे दियो, इतना साफ कर दिया। ऐसे सॉस जो होती है ना, केचप जो होता है, उंगलियां मार मार के चाट करके पूरा अंदर लेके जाते हैं। वो जो होती है ऊपर, क्या नाम है उसको, क्या कहते हैं, चिली फ्लेक्स, एक एक करके ऐसे जीभ गीली कर करके उसको उठाते हैं कि कहीं एक भी दाना छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया। वो आदतें जान नहीं रही ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो वो इस तरह से साफ करते हैं कि वो डोमिनोज वाला भी कहता है इसमें मैंने तुम्हें कुछ डाल के भी दिया था या ऐसे ही दिया था? हम कहते हैं डाल के तूने दिया था, देख मैंने तेरा नया कर दिया, ला एक फ्रेंच फ्राइज और दे दे, ये गत्ता तू अपने पास रख ले। तो इस तरह से हम कलाकारी करते हैं भाई साहब। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि क्वेश्चन में से ये निकल के आ रहा है कि मुद्दा ये निकल के आ रहा है, इस पर रेट कौन सा लगना है ना, इस पर रेट कौन सा लगना है। सबसे बड़ी दिक्कत ही है भाई, इस पे मैं रेट पिज्जा का लगाऊं, गार्लिक ब्रेड का लगाऊं, फ्रेंच फ्राइज का लगाऊं, बड़ी दिक्कत है। और वहां से तुम नैपकिन चोरी करके आते, उसके तो कहने ही क्या। एक बंदा जाता है, दो बंदे जाते हैं, 2 नैपकिन लगने, बंदा भाई साहब 20 नैपकिन को जेब में डाल लेता है, क्योंकि घर भी तो काम आने हैं, फिर घर भी तो काम आने हैं, ऐसा भी तो कई बार होता है ना। तो ये कलाकारी हम करके आते हैं। तो मुद्दा क्या है, इस पर रेट कौन सा लगना है, दैट इज कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। आज अगर मैं एसी के साथ में एसी का रिमोट, एक बच्चा कह रहा है हाईएस्ट रेट, रितिका बिल्कुल गलत कह रहे हो, बिल्कुल गलत कह रहे हो। आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है। मैं उम्मीद करता हूं आप में से अगर कोई बच्चा रेगुलर बैच वाला है उसको थोड़ा बहुत याद होगा, या आपने कहीं से पढ़ा होगा आपको थोड़ा बहुत याद होगा। बट कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं जिस तरह से डेफिनेशन रिवीजन क्लास के अंदर मैं दिखा दूंगा ना, तुम भाई साहब फैन हो जाओगे कि कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। तुमने आज तक सिर्फ सुना होगा कि कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब नेचुरल, मिक्स सप्लाई मतलब नॉट नेचुरल। तो कॉम्पोजिट सप्लाई पर प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा, मिक्स सप्लाई पर हाईएस्ट रेट लगेगा। भाई ऐसी कहानी नहीं है। आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्या ये आइटम कॉम्पोजिट सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर भी फॉल कर रही नहीं कर रही, क्योंकि हर कॉम्बो जो होता है ना वो इसमें फॉल नहीं करता। उससे पहले सेक्शन 2 क्लोज नंबर 30 और 2 क्लोज नंबर 74 में कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन दी है। पहले वो चेक करना पड़ता है कि क्या ये कॉम्बो कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन में कवर भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सारी की सारी बातें सेक्शन नंबर 8 में कवर होती हैं, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद आगे फिर शेड्यूल नंबर 1 हमारे सामने आएगा। अब शेड्यूल नंबर 1 क्या बोलेगा? शेड्यूल नंबर 1 ये बात कहता है कि अगर कोई बंदा फ्री में काम कर रहा है, जैसे एक बात मेरे को बताओ, मैं अब जो त्रिशूल बैच ले रहा हूं, क्या ये त्रिशूल बैच मैं तुमसे पैसे चार्ज करके ले रहा हूं या फ्री ऑफ कॉस्ट में ले रहा हूं? सारे बच्चे मेरे को लाइव चैट में आंसर दीजिए। सारे के सारे बच्चे मेरे को लाइव चैट में आंसर दें। जितने बच्चे इस टाइम लाइव बैठे हैं आप मेरे को आंसर दें, क्या मैं तुमसे पैसे चार्ज करके ले रहा हूं या फ्री में ले रहा हूं? आंसर चाहिए मेरे को सारे बच्चों से। फ्री में ले रहा हूं जी। सिंघानिया साहब कह रहे हैं फ्री में ले रहा हूं जी। सिंघानिया साहब ने फ्री बोला है। उसके बाद आदित्य ने मुझे फ्री बोला जी। सीमा कह रही है सर फ्री है जी। उसके बाद ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे फ्री बोलेंगे। भाई लाइक और कमेंट मत बोलना, ये तुम्हारा दिल भी जानता है कि तुम वीडियो देखने के बाद भी लाइक और कमेंट नहीं करते। ये तुम्हारे दिल में एक कसक जरूर रहती होगी कि गाबा सर के इतने बोलने के बाद भी हम कमेंट नहीं करते। भाई साहब हमारे दिल नहीं, फिर दिल तो पत्थर है हमारा। तो लाइक और कमेंट की बात मत करना मेरे सामने। तो सिंपल सी बात है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।
अब अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ये फ्री वाला काम सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा, इसके लिए मुझे शेड्यूल 1 के पास जाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने जीएसटी में एक शेड्यूल ऐसा बनाया हुआ है जो फ्री वाले काम को भी सप्लाई में कवर करता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, 4 अक्टूबर को मेरी डॉटर का बर्थडे है। तो आजकल ना मतलब मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा जा रहा हूं, या कुछ भी कह लो, मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है उस चीजों को देखना, मन को थोड़ा शांति मिलती है और मन को ये समझ में आता है क्यों जलना, क्यों किसी के पीछे करना, क्यों किसी को बुरा बोलना, क्यों किसी का बुरा कहना, क्यों किसी का बुरा सुनना, बेकार की बातें, क्योंकि जिंदगी से एक दिन निकल जाना है। फिर मरने के बाद कहते हैं यार बंदा बड़ा अच्छा था, अरे तेरी ऐसी की तैसी मरने के बाद कह रहा है, अगर मरने से पहले ही कह दिया होता तो क्या बताओ 5 साल और जी जाता। तेरी टेंशन ले लेके तो वो मर गया और तू मरने के बाद कह रहा बंदा अच्छा था, क्या फायदा उस कहने का। तो मैं कई बार सोचता हूं यार किस चीज की नाराजगी है, किस चीज का किसी को बुरा बोलना, लाइफ का भरोसा तो 1 मिनट का भी नहीं है। तो 4 अक्टूबर को ना मेरी डॉटर का बर्थडे है। मेरी डॉटर जो है वो 2 साल की होगी। अब मेरी डॉटर जो है वो 2 साल की होगी, तो मेरी वाइफ ने बोला कहाँ प्लान करना है, कहाँ घूमने जाना है। मैं कहा पहली बात तो देख नवरात्रे हैं, फास्ट होंगे, तो उस 7 दिन हम फास्ट रखते हैं। मैं कहा उस टाइम तो कुछ हो नहीं सकता। और मैं कहा मेरा ना पता नहीं अंदर से मन कर रहा है कि हम ना केक ना काटें, या अगर काटना है तो कोई घर में बना हुआ कुछ अगर बना के हम थोड़ा बहुत काट सकते हैं वो काट लें। और मेरा मन यह है कि हम बाहर जाने की बजाय ना किसी ऐसी जगह पे जैसे जैसे मान लो अनाथ आश्रम हो गया या वृद्ध आश्रम हो गया, हम अगर वहां पे जाके थोड़ी बहुत कुछ भी अपनी तरफ से हम सेवा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो हमारी किस्मत में या जो भगवान ने हमसे करवाना है, हम तो एक निमित्त मात्र है, करवाने वाला तो भगवान ही, हम तो एक निमित्त मात्र है, तो भगवान ने जो भी हमसे करवाना है वो कर दें। तो मेरी वाइफ ने बोला कि मेरा मन ना, आप सही कह रहे हो, हम वृद्ध आश्रम जा सकते हैं, अनाथ आश्रम मेरा जाने का मन नहीं है, क्योंकि अगर हम अनाथ आश्रम में जाएंगे ना वहां पे बहुत सारे बच्चे होंगे, तो बहुत सारे बच्चे होंगे ना तो उनको देख के ये लगेगा कि काश हमारे मम्मी पापा भी साथ होते, क्योंकि उनके मम्मी पापा तो छोड़ के चले गए बेचारों के। तो उनके ना कई बार दिल में ऐसा फील तो होता होगा ना, यार काश हमारे मम्मी पापा साथ होते, हम भी केक काट रहे होते। सर मैं कई बार समझता हूं मेरी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं कि कौन से ऐसे लोग होंगे जो उनको वहां पे छोड़ के गए होंगे, कौन से ऐसे लोग होंगे जो उनको वहां पे छोड़ गए। मैं कहा बात तो आपकी बिल्कुल सही है, कि मैं कहा चलो ऐसा करते हैं फिर वहां पे नहीं जाएंगे तो हम वृद्ध आश्रम चल लेंगे, थोड़ा वहां पे बड़े बुजुर्ग लोग होंगे उनका थोड़ा सा आशीर्वाद ले लेंगे, कि अब तक कई बार दुआओं से ही काम बन जाते हैं। तो अब मान लो मन में एक चीज है कि हम उनको वहां पे जाके ना कुछ डोनेशन या कुछ गिफ्ट करेंगे, वो नहीं पता भगवान ने जो करवाना है वो करेगा, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, बट जिसने भी वो करवाना है वो करवाने वाला वो है। मैं दोबारा बोल रहा हूं हम तो निमित्त मात्र है भाई, हमारा कोई फंडा नहीं है। जो मैं तुम्हारे सामने मैं क्लास ले भी रहा हूं ना, ये मैं नहीं बोल रहा, करवाने वाला भगवान है। सुबह बच्चे जानते हैं सुदर्शन बैच के अंदर मेरी हालत क्या थी, गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तो हम तो एक निमित्त मात्र है, भगवान ने जो काम करवाना है वो करवाना है भाई, ये तो सिंपल सी बात है। भगवान ने घर में रोटी देनी है तो घर में रोटी आएगी, बात खत्म। तो अब क्या हुआ कि अब वहां पे जाके मान लो हम कोई डोनेशन दे रहे हैं, वहां पे जाके कुछ हम गिफ्ट दे रहे हैं। अब एक बात तो बताना, जो हम गिफ्ट दे रहे हैं या डोनेशन दे रहे हैं, क्या उनसे पैसे चार्ज करेंगे या फ्री में होगा जी? क्या हम उनसे पैसे चार्ज करेंगे या फ्री में होगा जी? जल्दी बताओ, क्या हम उनसे पैसे चार्ज करेंगे या फ्री में होगा? ये बता दो बस, अब जल्दी बताओ, क्या हम पैसे चार्ज करेंगे या फ्री में होगा? ऑब्वियस ही बात है सर, फ्री में होगा। अब अगर फ्री में होगा तो क्या वो काम सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? वो सारी की सारी बातें हमारी शेड्यूल 1 में है जी। तो हमें ना ये सारी बातें फाइंड आउट करनी है, हमें सारी की सारी बातें फाइंड आउट करनी है कि शेड्यूल 1 में से कौन कौन से फ्री वाले काम है जो सप्लाई बनेंगे। ऐसा नहीं है आज दुनिया में जो भी फ्री वाले काम हो रहे हैं वो सारे सप्लाई बनेंगे। फ्री में तो बहुत कुछ हो रहा है, तो फ्री के सारे काम सप्लाई नहीं बन सकते। फ्री में कौन से काम सप्लाई बनेंगे उसके लिए हमें शेड्यूल 1 देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फ्री वाले काम जो होंगे वो शेड्यूल 1 के अंदर आएंगे, तो वो हम सारा रिवाइज करेंगे शेड्यूल 1। उसके बाद फिर अगला हमारा आएगा शेड्यूल 2। अब शेड्यूल 2 हमें क्या बताता है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, शेड्यूल 2 तुम्हें क्या बताता है? अभी तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी शेड्यूल 2 तुम्हें क्या बताएगा, अपने दिमाग में लेके चलना, क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊंगा हर सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, कहीं तुम बाद में कंफ्यूज, क्योंकि अभी कई बच्चे सुन नहीं रहे, कह रहा गाबे पागल कहीं का, आधा घंटा खराब कर दिया, सीधा सेक्शन 7 समझा दे, 8 समझा दे, शेड्यूल 1 समझा दे। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तुम्हें रटना है, तुम्हें समझना नहीं है, तुम्हें फ्री में भी नहीं समझना, तुम्हें फ्री में भी रटना ही है। एक बात मेरे को बताओ, अगर मैं तुम्हें सेक्शन पढ़ा रहा हूं, भाई तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, ये सेक्शन क्यों पढ़ रहे हो, क्या करोगे पढ़ के? तुम रटने वाली बात तो होगी ना। तो आपके दिमाग में पहले क्लैरिटी तो हो कि सेक्शन 7 कब लगेगा, 8 कब लगेगा, शेड्यूल 1 कब पढ़ना है, 2 कब पढ़ना है, 3 कब पढ़ना है। आपके दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, उसके बिना पढ़ने का मजा ही नहीं है।
अब शेड्यूल 2 हम क्यों पढ़ेंगे उसका एक रीजन है। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, तुम मुझे आंसर देना। मेरा एक क्वेश्चन है, एक बात मेरे को बताओ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो हमने सप्लाई का चैप्टर मान लो पढ़ लिया, मतलब सेक्शन 7 पढ़ लिया, और सेक्शन 7 पढ़ लिया तो सेक्शन 7 पढ़ने के बाद हमें यह फील हुआ कि अगर हम कोई भी काम करते हैं उसके बदले में कंसीडरेशन है ना, तो वो काम सप्लाई में कवर हो जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 7, बट अभी दिमाग में इतनी क्लैरिटी लेके चलना कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके बदले में अगर कंसीडरेशन है तो वो काम जो होगा वो सप्लाई वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। मान लो सप्लाई की सेक्शन 7 में ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, सोच समझ के आंसर देना। मेरी जो है ना सर, मेरी एसी की दुकान है। सारे बच्चे मुझे आंसर देना। मेरी जो है, मान लो मिस्टर वीजी की जो है, मिस्टर वीजी की ना एसी की दुकान है। मेरी एसी की दुकान है, मेरी दुकान पे ये एसी पड़े हुए हैं, स्प्लिट एसी हैं, विंडो एसी हैं, तो मेरी दुकान पे जो है ये एसी पड़े हुए हैं। अब मैं क्या करता हूं, दो काम करता हूं। मैं एसी को बेचता भी हूं और एसी को आगे रेंट पर भी लगाता हूं। सारे बच्चे मेरे को आंसर दे दें, क्या एसी रेंट पे मिल जाते हैं? हाँ या ना बोल देना जी। क्या एसी हमें रेंट पे मिल जाते हैं? सारे बच्चे बताओ जी, सारे बच्चे बताओ, क्या एसी हमें रेंट पे मिल जाते हैं? बिल्कुल मिल जाते हैं जी। एसी क्यों नहीं रेंट पे मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। एसी बिकते भी हैं, अक्षत बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, एसी बिकते भी हैं और एसी रेंट पे भी लगते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मान लो मैंने एसी बेचा, एक एसी मैंने 40,000 रुपए का बेचा। अब अगर एक एसी मैंने 40,000 रुपए का बेचा और ये बेचा मान लो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर, एक बच्चा है मिस्टर पिंकू, मिस्टर पिंकू को मैंने एसी 40,000 रुपए का बेच दिया। और एक मेरी दुकान पर आया मिस्टर, मान लो उसका नाम है मुन्नू। क्या नाम है इसका? मुन्नू। मुन्नू कहता है मेरे को एसी खरीदना नहीं है, मेरे को एसी किराए पर लेना है, क्या किराए पर मिल जाएगा? मैं कहा मिल जाएगा। मैं कहा एक सीजन का एसी का जो रेंट है वो रेंट है 8,000 रुपए, इसका जो है वो रेंट है। मेरे को सारे के सारे बच्चे बोल देना, सिंपल सी बात बताना मेरे को, क्या एसी बेचना, जो नॉर्मल बात करो, क्या एसी बेचना तुम्हें मेरे हाथ में सप्लाई लग रहा है? क्या एसी बेचना तुम्हें मेरे हाथ में सप्लाई लग रहा नहीं लग रहा? मैंने क्या कहा था, विद कंसीडरेशन वाले काम को आप सप्लाई बना देना, तो कंसीडरेशन है तो भाई ये काम तो मेरे हाथ में सप्लाई लग रहा है। फिर अगर मैंने एसी रेंट पे दिया, यहां पर भी कंसीडरेशन है तो ये काम भी मेरे हाथ में सप्लाई लग रहा है। तो एसी बेचना भी मेरे हाथ में सप्लाई लग रहा है, एसी रेंट पे देना भी मेरे हाथ में सप्लाई लग रहा है। अब ये दोनों काम सप्लाई तो हैं, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है ये सप्लाई किसकी है? ये सप्लाई है किसकी? अब मान लो सामने फॉर एग्जांपल एक बच्चा है और उस बच्चे का नाम है, मान लो ये क्या नाम है, आदित्य है। आदित्य मान लो, या कोई और बच्चे का नाम ले लो, कोई भी बच्चा नाम ले लो। आदित्य मेरे पास आया तो आदित्य कहता है गाबा सर एक बात बताओ, ये ना मेरे पापा ने एसी बेचा है और मेरे पापा ने ना एसी रेंट पे दिया है, तो मेरे पापा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये किसकी सप्लाई है। तो मैंने कहा अपने पापा को बोल देना भाई ये काम जो है ना, ये काम जो है ये सप्लाई है। कह रहे नहीं नहीं वो बात तो सही है, ये बताओ किसकी सप्लाई है? मैं कहने फादर को बोल दो ये काम सप्लाई है। कह रहा गाबा सर वो बात तो सही है, ये सप्लाई है, बट किसकी सप्लाई है? मैं कहा बोल देना जाके ये काम सप्लाई है। अरे कह रहा पागल है क्या तू गाबे, जब मैं कह रहा हूं ये सप्लाई मुझे पता है किसकी सप्लाई है। मतलब वो ये जानना चाह रहा है क्लासिफिकेशन कि भाई ये काम सप्लाई तो है, बट ये सप्लाई किसकी है? लौकी चने की दाल मेरे सामने आ गई, बताओ बड़े दिनों के बाद लौकी चने की दाल मेरे को देखने को मिली है, क्यों लौकी? तो लौकी मेरे को तू बता यार, ये काम अगर सप्लाई है तो किसकी सप्लाई है? या तो गुड्स की बनेगा या सर्विस की बनेगा जी। अब आप में से 90% बच्चे के दिमाग में एक बहुत बड़ी मिथ है जो मैं आज तोड़ना चाहता हूं यूट्यूब के ऊपर। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, गाबा सर एक बात बताओ, जो आइटम गुड्स की डेफिनेशन में कवर होगी वो गुड्स की सप्लाई बनेगी, जो आइटम सर्विस की डेफिनेशन में कवर होगी वो सर्विस की सप्लाई बनेगी जी। भाई आप में से बहुतों के दिमाग में एक बात है, क्यों लौकी चने की दाल? क्या कहता है? हेलो भाई साहब क्या बोलता है जनता? क्या जनता जवाब चाहती है? क्या ऐसा है क्या? क्या मतलब अगर जो आइटम गुड्स की डेफिनेशन में कवर है वो गुड्स की सप्लाई बनेगी, जो सर्विस में कवर है क्या वो सर्विस की बनेगी? आंसर इज नो। पहले अपने दिमाग से मिथ बाहर निकालो, ऐसा लो जीएसटी में नहीं है कि जो गुड्स की डेफिनेशन में कवर है वो गुड्स की सप्लाई है, जो सर्विस की डेफिनेशन में कवर है वो सर्विस की सप्लाई है। अगर ऐसा होता तो शेड्यूल 2 बनता ही नहीं भाई मेरे शेड्यूल 2 बनता ही नहीं। शेड्यूल 2 का मतलब ही क्या है? शेड्यूल 2 तुम्हें यही बताता है
क्लासिफिकेशन, कि जो भी काम तुम्हारा सप्लाई बना वो गुड्स की सप्लाई बनेगा या सर्विस की सप्लाई बनेगा, वो सारी की सारी बातें शेड्यूल 2 में आएंगी। उसके बाद फिर हमें यहां पे लास्ट शेड्यूल जो करने हैं वो हमारा आ रहा है शेड्यूल नंबर 3। अब ये क्या बताएगा जी? शेड्यूल 3 बताता है कि ऐसे कौन से काम हैं जो ना तो गुड्स की सप्लाई बनेंगे ना सर्विस की सप्लाई बनेंगे। मतलब आज हमारे जीएसटी में ना नेगेटिव लिस्ट है। कौन सी लिस्ट है? नेगेटिव लिस्ट। बोलो मेरे बच्चों इधर, हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर देख, कौन सी लिस्ट है? नेगेटिव लिस्ट। बोल मेरे बच्चे, तेरे मुंह में आवाज है, कोशिश कर, तू बोल सकता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख, थोड़ी सी कोशिश कर। यस, आवाज बाहर आ रही है। हाँ हाँ, कौन सी लिस्ट है? वेरी गुड, यहां तक आ गई। हाँ हाँ, नेगेटिव लिस्ट। मैंने पहले कहा था तू बोल सकता है, बोलता नहीं है बस तू। भाई बोला कर, शांत शांत से कुछ नहीं काम बनेगा भाई। घर वालों को पागल समझने दे भाई, ठीक है ना? मैं बार बार कह रहा हूं, पागलों ने ही दुनिया बदली है। लोग मुझे भी पागल समझते हैं। एक बच्चा मेरे को कमेंट दिखा रहा, कह रहा सर देखो एक टीचर बोल रहा है डमरू वाले सर आ गए, डांस करते हैं। मैं कहा बोलने दे, कम से कम जल तो रहा है, कुछ तो कर रहा है भाई, उसका खून तो कम से कम जल रहा है। खून मेरे को देख के अगर किसी का खून जल रहा है, बताओ यार क्या ही करें, बताओ यार। मैं तो बजाऊंगा डमरू भाई, डांस करूंगा यार, मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या छोटी बच्ची है क्या? नालायक। इधर देखो ध्यान से। तो भैया खूब मस्त रहा करो यार, भरोसा नहीं है। बोलने वाले को तुम रोक नहीं सकते भाई, बोलने वालों ने बोलना है भाई, क्यों रोकोगे उसको यार? भगवान ने एक काम दिया, करने दो उनको जो काम दिया है। तो सारे के सारे बच्चों को फटाफट से बता दो अब ऐसे कौन से काम है जो ना गुड्स की सप्लाई बनेंगे ना सर्विस की सप्लाई बनेंगे। वो सारे के सारे काम शेड्यूल 3 में। तो आज आपकी नेगेटिव लिस्ट जो है, आज आपकी नेगेटिव लिस्ट जो है ना, वो शेड्यूल 3 में आती है। आपको मैं, हाँ नहीं, हाँ एक बच्चा कह रहा कौन सा टीचर है, इसको मसाला चाहिए। इसने ये नहीं सुना कोई क्या बोला, कह रहा कौन सा टीचर है, थोड़ा मसाला दो ना हमें, थोड़ा मसाले लेने में। अरे क्यों पड़े झंझटों में, नालायक, इधर देख लो ध्यान से। हाँ नहीं, तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि शेड्यूल 3 में हमारी नेगेटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट का मतलब होता है ना वो गुड्स की सप्लाई बनेगी ना वो सर्विस की सप्लाई बनेगी। अब ना वो गुड्स की सप्लाई ना वो सर्विस की सप्लाई, मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे अगर एम्प्लॉयर के लिए कोई काम कर रहा है, ना वो गुड्स की सप्लाई ना वो सर्विस की सप्लाई। आज अगर मान लो कोई बंदा मर गया, मरने के बाद शमशान घाट हो गया, मान लो दफनाना हो गया, ये जो भी जलाना हो गया, तो मरने के बाद की सारी सर्विस नेगेटिव लिस्ट में है। ना वो गुड्स की सप्लाई बनेगी ना वो सर्विस की सप्लाई बनेगी। ये सारी की सारी बातें शेड्यूल 3 में है, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब एक बार मैं कंक्लूड कर रहा हूं। सारे बच्चे बताओ, अगर तुम्हें सप्लाई समझना है कितने प्रोविजन है, आंसर दे दो यहां पे। नेगेटिव लिस्ट का मतलब होता है मेरे बच्चे कि जिन कामों पर जीएसटी नहीं लगेगा उसको हम नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं। हाँ जी, सारे बच्चे बताओ कितने लिस्ट हैं जी, जल्दी बताओ फटाफट से, कितने लिस्ट हैं जी? 5 प्रोविजन है। हाँ जी, फटाफट से बोलो कितने प्रोविजन है? 5। सबसे पहला सेक्शन, बोलते रहो, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3। सेक्शन 7 किसका है? स्कोप ऑफ सप्लाई, मतलब नॉर्मल काम सप्लाई बनेंगे नहीं बनेंगे, सेक्शन 7। फिर कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, मतलब जो भी कॉम्बो है उस कॉम्बो को हम किसमें कवर करेंगे? सेक्शन 8। फ्री वाले काम सप्लाई बनेंगे नहीं बनेंगे, शेड्यूल 1। अगर काम सप्लाई बन गया तो वो किसकी सप्लाई बनेगा? क्लासिफिकेशन, शेड्यूल 2। कौन से काम ऐसे होंगे जो ना तो गुड्स की सप्लाई बनेंगे ना सर्विस की सप्लाई बनेंगे? नेगेटिव लिस्ट, तो वो शेड्यूल 3 में है। ये सारी की सारी बातें आई होप हमारे सामने आती हैं। आपको यहां तक बातें मेरी समझ में आती होंगी। स्पीड मेरी थोड़ी सी फास्ट थी, बट मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा सा हमें स्पीड लेके चलनी पड़ेगी क्योंकि हमें जीएसटी खत्म भी करना है। ऐसा नहीं कि जीएसटी हमारी चलती रहेगी। लोग कर दें जी। चलो अब यहां पे आ जाते हैं जी। अब इधर देखो ध्यान से, अब यहां पे फाइनली अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जाके पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 7 के हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। शैली हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, शेड्यूल 2 में जब आएंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलो जी, अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ। अब हम सबसे पहले सेक्शन नंबर 7 हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली बात, सेक्शन का अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर लेके चलो कि सेक्शन 7 क्या है। तो अपने सेक्शन 7 में एक दिमाग में स्ट्रक्चर लेके चलो कि सेक्शन 7 में क्या है। तो सेक्शन 7 में टोटल मिला के 3 सब सेक्शन है। सेक्शन 7 में टोटल मिला के 3 सब सेक्शन है। एक तो सेक्शन 7(1), सेक्शन 7(2) और 7(3). दिमाग में क्लैरिटी लेके चलो कि सेक्शन 7 के 3 सब सेक्शन है, 7(1), 7(2), 7(3).
दूसरी क्लैरिटी लेके चलो कि 7-3 हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि 7-3 अभी भी नोटिफाइड है ही नहीं, 7-3 नोटिफाइड ही नहीं है, तो जब 7-3 नोटिफाइड नहीं है हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमें जो रिवाइज करना है, जो हमारे एग्जाम में काम का है, वो 7-1 हमारे काम का है, 7-2 हमारे काम का है, 7-3 हमारे काम का नहीं है। फिर 7-1 जो हमें डिस्कस करना है, 7-1 में 2 पॉइंट हैं, एक तो 7-1 खुद है और एक 7-1 कैपिटल ए है। तो एक तो 7-1 खुद है और एक 7-1 कैपिटल ए है, और फिर एक 7-2 है। तो सेक्शन 7 में 3 चीजें हमें डिस्कस करनी है। सारे बच्चे मेरे पीछे बोलेंगे, एक तो सेक्शन 7-1, सेक्शन 7-1 ए और 7-2। एक बार दोबारा बोलो, सेक्शन 7-1, 7-1 कैपिटल ए और 7-2, ये 3 पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं बस। 7-3 हमारे काम का नहीं है। अब एक बच्चा सामने बैठा है, बच्चा सामने, लौकी चने की दाल, हाँ भाई आज लौकी चने की दाल आई है मेरी, आज तो भाई लौकी चने की दाल के पर मैं एग्जांपल लूंगा, क्यों बुरा तो नहीं मानेगा लौकी? बच्चा कह रहा मतलब ही नहीं बुरा मान जाओ। तो लौकी चने की दाल मुझसे पूछती है कि गाबे एक बात बता, ये 7-1 क्या है, 7-1 कैपिटल ए क्या और 7-2 क्या? तो 7-1 जो है ना, 7-1 हमें बताता है कि मेरा काम सप्लाई में कब आएगा। भाई 7-1 क्या बता रहा है, सप्लाई में क्या आएगा, मेरा ये बोलना सप्लाई में आएगा नहीं आएगा। 7-1 बाहर दुकान वालों का काम करना 7-1 में आएगा नहीं आएगा, ये आपको बताएगा जी। बाहर जो लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनके काम सप्लाई में आएंगे नहीं आएंगे, 7-1 बताएगा। तो 7-1 हमें बताएगा सप्लाई में क्या आएगा जी। उसके बाद 7-1 कैपिटल ए बताएगा कि जो भी काम 7-1 में सप्लाई बनेगा वो किसकी सप्लाई बनेगा। मान लो मेरा काम 7-1 में सप्लाई बन गया जी। अब अगर मेरा काम 7-1 में सप्लाई बन गया तो वो सप्लाई किसकी बनेगा, या तो गुड्स की या सर्विस की, वो 7-1 कैपिटल है। मुझे नहीं पता मेरे क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, सही बता रहा हूं। मेरे को तुम नालायक ही लग रहे हो। बच्चा कह रहा है तेरी ऐसे की तैसी गाबे कहीं के नालायक लग रहे हैं, मेरे को कसम से तुम नालायक लग रहे हो। बताओगे मेरे को? अब एक बात बताना, 7-1 कैपिटल ए तुम्हें बता रहा है कि जो काम 7-1 में सप्लाई बना वो किसकी सप्लाई बनेगा। ये किसकी सप्लाई बनेगा ये कौन बताता था, ये कौन बताता था बताओ। अभी हमने पढ़ा था, अब देखता हूं तुम्हें, अब तुम्हें याद आएगी मैंने वो पहले क्यों बताया था तुम्हें। ये कौन बताता था, अभी हमने डिस्कस किया था, जल्दी बताओ फटाफट से, किसकी सप्लाई बनेगा। मैं देख रहा हूं, चैट पढ़ रहा हूं तुम्हारी। हाँ शुक्र है भगवान का, शेड्यूल 2, शेड्यूल 2। अब अपने आप बता दो, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि 7-1 कैपिटल ए के साथ हमें शेड्यूल 2 पढ़ना पड़ेगा? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 7-1 कैपिटल ए खुद नहीं बताएगा किसकी सप्लाई बनेगा, वो रेफर करेगा शेड्यूल 2 के पास, वो रेफर करेगा शेड्यूल 2 के पास। और जो तुमने शेड्यूल 1 पढ़ा, ये फ्री वाले काम सप्लाई कब बनेंगे, वो आपका सेक्शन नंबर 7-1 में आएगा। फिर 7-2 किसका है, क्या सप्लाई में नहीं आएगा, कौन से काम सप्लाई में नहीं आएंगे, किस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये भी बात हमने कहीं पढ़ी थी, शेड्यूल 3। तो 7-2 में आएगा शेड्यूल नंबर 3। अब आप मेरी बात से एग्री करेंगे? आ गया, इधर आ, कान आगे कर, बात सुन, मेरी बात सुन। अब बात सुनना लायक, डरता क्यों है मुझसे? इधर इधर इधर, मेरी बात से एग्री करोगे कि तीनों शेड्यूल जो हैं, क्या हम कह सकते हैं वो सेक्शन 7 में है? हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो। तीनों शेड्यूल जो हैं, क्या वो हम कह सकते हैं सेक्शन 7 में है? यस। शेड्यूल 1 7-1 के अंदर आता है, शेड्यूल 2 7-1 कैपिटल ए में आता है, शेड्यूल 3 7-2 में आता है। तो ये तीनों के तीनों शेड्यूल जो हैं, ये सारे के सारे सेक्शन 7 के ही शेड्यूल हैं, ये अलग से शेड्यूल नहीं है, बस ये पर ध्यान दो जी। जब हम सेक्शन 7 की रिवीजन कर लेंगे जी, जब हम सेक्शन 7 की रिवीजन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली तीनों के तीनों शेड्यूल भी आपके खत्म हो जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, तो सेक्शन 7 के साथ हमें तीनों शेड्यूल भी एक साथ में डिस्कस करके चलने हैं, बस ये बात ध्यान दो। तो सेक्शन 7 हमें डिस्कस करना है और तीनों शेड्यूल हमें एक साथ में डिस्कस करने हैं। ये बात मेरी समझ में आती है तो आगे बढ़ सकता हूं जी। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं 7-1 जी। अब 7-1 का थोड़ा स्ट्रक्चर समझो। आज ऐसा करो, सारे स्ट्रक्चर ही समझ लो ताकि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी हो गया हमें पढ़ना क्या। अब जब मैं सेक्शन 7 में आया तो सेक्शन 7 में आपके क्लोजेज हैं, एक तो सेक्शन 7-1A, फिर आपका क्लोज है सेक्शन 7-1AA, फिर आपका क्लोज है सेक्शन 7-1B, फिर आपका क्लोज है सेक्शन 7-1C। एक जमाने में 7-1D होता था, उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी आत्मा जो है, उसकी आत्मा
ये रही आत्मा। तो ये आत्मा जो है अब ये चली गई है सेक्शन 7(1) कैपिटल ए में। तो अब हमें क्या डिस्कस करना है? हमें डिस्कस करना है 7(1)A, 7(1)AA, 7(1)B, 7(1)C। ये 4 पॉइंट जो हैं ये सेक्शन 7(1) में आते हैं। अब एक बच्चा ये बात कहता है, सर 4 पॉइंट 7(1) में क्यों आते हैं? उसका भी रीजन है, हर चीज का रीजन है। अब सुनो क्या रीजन है। 7(1)A जो है ना, 7(1)A जो है ये जनरल है, ये जनरल क्लोज है। 7(1)A जो है ये जनरल क्लोज है। 7(1)AA ये काम कवर करता है सेल्फ सप्लाई। मतलब अगर कोई बंदा अपने लिए खुद कोई काम कर रहा है, उस काम को भी हम सप्लाई बना देंगे। 7(1)AA उसकी बात करेगा। 7(1)B में काम कवर होते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले। अगर कोई बंदा सर्विस इंपोर्ट कर रहा है, उस इंपोर्ट ऑफ सर्विस को हम सप्लाई बना देंगे 7(1)B। और 7(1)B एक स्पेसिफिक क्लोज है, ये बात ध्यान देना जी। और 7(1)C में आपके फ्री वाले काम कवर होते हैं कि फ्री वाले काम को हम कब सप्लाई बनाएंगे। तो 7(1)C रेफर करेगा शेड्यूल 1 को। 7(1)C रेफर करेगा शेड्यूल 1 को। जब 7(1)C करेंगे तो वहां से हम शेड्यूल 1 स्टार्ट करेंगे। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं 7(1)A और आज की क्लास में हमें 7(1)A एक बार फटाफट से रिवाइज करना है। कुछ बच जाएगा तो कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, बट मोटा मोटा ओवरव्यू जो है वो 7(1)A का मैं अभी आपको देने जा रहा हूं अगले आने वाले 7 से 10 मिनट के अंदर। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। अब सारे के सारे बच्चे देखो यहां पे 7(1)A क्या है जी। तो 7(1)A कह रहा है पहली बात तो सप्लाई इंक्लूड्स। आवाज मार देना, सप्लाई की डेफिनेशन इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है। अब बोल दो नालायकों, मुंह खोल, खोल मुंह खोल बेटे, बोल सकता है। मैं कह रहा हूं कसम लगे तू बोल सकता है। तू 7 बजे से पहले बोल रहा था, मैंने तुझे सुना था, तूने बोला था, तू बोल सकता है। फिर मैं कह रहा हूं तू बोल सकता है, बोल। क्या लिखा है? सप्लाई इंक्लूड्स है, मीन्स है। क्या लिखा है? इंक्लूड्स है, मीन्स है, इंक्लूड्स है। डेफिनेशन क्या है? एग्जॉस्टिव है, इंक्लूसिव है? इंक्लूसिव है। याद कर आज सुबह हमने कैपिटल गेन किया था, तू भूल गया होगा। आज हमने सुबह कैपिटल गेन का चैप्टर किया था, याद कर। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन हमने स्टार्ट की हुई है, जो कल हमें कंप्लीट करनी है। अगर तुम आओगे तो होगी, नहीं आओगे तो भी होगी। वो तो मेरा रेगुलर बैच है, मुझे तो कंप्लीट करवानी। अगर तुम आओगे तुम्हारा भला हो जाएगा। तो उसमें हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में मीन्स किया था। सेक्शन 2 क्लोज नंबर 14 कैपिटल एसेट मींस क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी। आज हमने क्लोज ए स्टार्ट किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक है, तो यहां की बात करता हूं। ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है, ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है। तो इंक्लूसिव का मतलब होता है कि सप्लाई में और भी चीजें जो हैं वो कवर हो सकती हैं। ठीक है जी। तो वहां पर हमने मींस एक वर्ड पढ़ा था, कैपिटल एसेट मींस, और यहां पर एक वर्ड आ रहा है सप्लाई इंक्लूड्स। तो ये डेफिनेशन इंक्लूसिव है, वो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव थी। और जो हमने गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन की है, गुड्स मींस है, सर्विस मींस है, तो वो डेफिनेशन भी एग्जॉस्टिव है। अब चेक करते हैं सप्लाई इंक्लूड्स। अब सप्लाई इंक्लूड्स सेक्शन 7(1)A क्या कह रहा है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, all forms of supply of goods or service or both such as sale, transfer, disposal, barter, exchange, license, lease, rental, made or agree to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। अब ये मोटी मोटी डेफिनेशन समझा रहा हूं, इसको अच्छे से रिवाइज कराऊंगा कल वाली क्लास में। ये मैं समझना खत्म हो गया भाई। 7(1) के अंदर बहुत कुछ है, और जो क्वेश्चन बनता है ना 5 नंबर का, जो मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, उसके ज्यादा चांसेस होते हैं 7(1)A में से बनने के। ठीक है, तो मोटी मोटी बात बता रहा हूं। 7(1)A क्या कह रहा है? 7(1)A कह रहा है भाई साहब आपके सभी काम को हम सप्लाई बना देंगे। हेलो गाबे, ओए ओ गाबे, ओए गाबे, क्या कर रहा है? बच्चों को पढ़ा रहा है, तेरा पढ़ाना सप्लाई है। क्या कह रहे हो? तुम्हारे पापा हार्डवेयर की दुकान है, सामान बेचते हैं, सप्लाई है। क्या करते हैं? छोले भटूरे बेचते हैं, सप्लाई है। करियाने की दुकान है, सप्लाई है। क्या कह रहे हो? कंसल्टेंसी की सर्विस देते हैं, सप्लाई है। सीए कंसल्ट करते हैं, सप्लाई है। सीएस हैं, कंपनी में काम करते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं, सप्लाई। आपके सभी काम जो हैं
आपके सभी के सभी काम सप्लाई हैं, बस दो कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहली कंडीशन, जो तुम काम कर रहे हो उसके बदले में कंसीडरेशन होना चाहिए, और जो तुम काम कर रहे हो वो काम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। जो भी तुम काम कर रहे हो, मेरे सारे बच्चे ध्यान देना, बस इतना इतना ही बताऊंगा आज मैं, क्योंकि बहुत डिटेल में कल हमें समझना है कंसीडरेशन की डेफिनेशन में क्या आएगा, और जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों को, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में क्या आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा कल वाली क्लास में। बच्चों का जीएसटी पढ़ा होने के बावजूद भी बच्चों ने जीएसटी पढ़ा नहीं है। कल मैं दिखाऊंगा, जब मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा ना, आप खुद कहना सर इतने सारे बच्चे गलत आंसर क्यों दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात यह समझो कि अगर दो कंडीशन बस देखनी है कि जो भी आपने काम किया, आपके हर काम सप्लाई, उसने बोला ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, आपके सभी कामों को हम सप्लाई बना देंगे, बस दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एक तो विद कंसीडरेशन हो, और जो भी तुम काम कर रहे हो वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। हां, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो वो काम सप्लाई बनेगा, नहीं तो सप्लाई नहीं बनेगा जी। और मेरे को सारे के सारे बच्चे आंसर दे दो, अगर मुझे काम सप्लाई बनाना है, लौकी चने की दाल, हेलो ओए लौकी इधर सुन मेरी बात, ऐसा नहीं जाएगा तू ना, बुरा मान के नहीं जाएगा, कसम लगे तुम्हें माता रानी की। दो कंडीशन सारे के सारे बच्चे आंसर दे दें, बताओ कितनी कंडीशन है। पहली कंडीशन बोलो जी, फर्स्ट कंडीशन बताओ, जल्दी बोलो, फर्स्ट कंडीशन बताओ। पहली कंडीशन क्या है, कंसीडरेशन होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो वो काम 7(1) में सप्लाई बनेगा, नहीं तो वो काम 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। सर क्या ये सेक्शन वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है, इंडिया में एप्लीकेबल है? हम इंडिया का जीएसटी पढ़ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड का जीएसटी नहीं पढ़ रहे जी। हर एक कंट्री का अलग अलग जीएसटी है, उसके बेस पे देखना पड़ेगा जी। हाँ जी, पहली कंडीशन कंसीडरेशन हो, दूसरी कंडीशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आ रहा है, मैं बताऊं क्वेश्चन क्या आ रहा है? सर कंसीडरेशन का मतलब क्या? तुम वही एक लाइन बोल दोगे, समथिंग इन रिटर्न, बहुत छोटी लाइन बोल दी, इसके अंदर बहुत कुछ कवर है। सेक्शन 2 क्लोज नंबर 31 डिफाइन करेगा कंसीडरेशन को, जो कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। सेकंड कंडीशन, सबसे टेक्निकल टर्म्स जो बच्चों को आसान लगती है बट है वो मुश्किल, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? इट मींस अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, दोनों की दोनों एक साथ कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, तब जाके काम 7(1) में सप्लाई बनेगा, नहीं तो काम 7(1) में सप्लाई नहीं बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो दो कंडीशन विद कंसीडरेशन हो और वो काम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो, तब जाके वो 7(1) में सप्लाई बनाना है, नहीं तो 7(1) में सप्लाई नहीं बनाना। तो इसी के साथ ही आज का समागम, आज का कीर्तन, आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। आप यहां पर आए, आपका बहुत बहुत आभार। जो भी बच्चे यहां पे डेली आते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपसे वादा कर रहा हूं, आप निराश होके नहीं जाएंगे, बहुत कुछ सीख के जाएंगे, और तुम दुआएं दे के जाओगे, और पेपर के बाद तुम खुद मुझे थैंक यू का मैसेज करोगे। इस बैच के लिए मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगे लाइक जरूर कर देना, और मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चा दिल खोल के कमेंट करेगा। कमेंट करने में कंजूसी मत किया करो, तुम्हारा वो 1-2 मिनट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बार बार कहता हूं। कई बार फिर ऐसा लगता है कि वो भीख मांग रहा हूं, कि कमेंट की भीख मांग रहा हूं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी कहना फर्ज है। शायद आपके दिल में कभी ना कभी दिल तो आएगा ही आएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो दिल से करना, नहीं अच्छी लगे तो आपकी मर्जी है। जिस दिन अच्छी लगे उस दिन कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, और शेयर जरूर करना हर बच्चे के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में शाम को 7 बजे, और कल सुदर्शन बैच के अंदर जो बच्चे लाइव आएंगे, बहुत फायदा मिलने वाला उनको, ये मेरा आपसे वादा है। आप इंटरप्रिटेशन सीखेंगे, लोग की इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं और किस तरह से इनकम टैक्स पढ़ते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जी। 3 कंडीशन होंगी ना, सप्लाई, अरे सप्लाई तो देखनी है, वही तो देखना है सप्लाई है या नहीं है। उसी के लिए तो 2 कंडीशन है मेरे बच्चे। अगर सप्लाई ही हो गई फिर कंडीशन ही क्यों चेक करनी है मेरे बच्चा, मेरे बाबू? नहीं, 2 ही कंडीशन, उसी के लिए तो देख रहे हैं सप्लाई है या नहीं है, उसके बाद ही तो सप्लाई बनेगी मेरे भिंडी के अंदर के बच्चे, समझे? ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।